तो भी 1.5 घंटे की होगी, लेकिन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई जैम्प एच डी डॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें ये समझना है कि पीएचपी को चलाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, तो मैं वहाँ से कुछ रेफरेंस फाइल लूँगा, क्योंकि अभी जस्ट आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना है मुझे। सो क्लास वर्क, इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे MWF 12 to 130 WDD जून मंथ। ठीक है, तो देखो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, वन इज़ क्लाइंट साइड एंड सेकंड इज़ सर्वर साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, जो अभी तक हम लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा। इसके अलावा और भी हैं, बट इसको कैसे हम लोग सेग्रीगेट करें कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड से मतलब हमारा ये होता है वो कोड जो ब्राउज़र में Ctrl+U प्रेस करने पर रिवील हो जाए। हम करते हैं व्यू सोर्स कोड, जो भी पीछे दिख जाए दैट इज़ अ क्लाइंट साइड, और जो ना दिखे वो क्या है? सर्वर साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया, ठीक है, अब किसी के मन में ये विचार आएगा कि भाई Ctrl+U प्रेस करेंगे और वहाँ से हमें उसके आंसर दिख जाएंगे, है ना? तो क्या हम लोग देख सकते हैं भाई? ऐसा हो कुछ पॉसिबल है? नहीं देख सकते उसके आंसर, क्योंकि जब हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो हमें लगता है हर चीज़ इंस्पेक्ट करके पता चल जाएगी, बट क्लाइंट साइड ही पता चलेगी, सर्वर साइड आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो डेटा सर्वर से प्रोसेस होके आता है और आपको उसका आउटपुट मिल जाता है सीधे। ठीक है, तो ये होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में मेजर डिफरेंस, यानी कि सर्वर साइड रिटन कोड कभी भी देखे नहीं जा सकते। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर PHP वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट क्लाइंट सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर, तो इसमें क्या होगा कि आप PHP में जो भी काम करोगे तो Ctrl+U जब हम लोग प्रेस करेंगे तो हमें HTML ही दिखाई देगा, या हमने CSS या JS लगाएगा वो दिखाई देगा, बट उसके अलावा PHP का सिंगल P नहीं मिलेगा तुम्हें उसके अंदर। तो हम बात करें सर्वर साइड की, तो कंप्यूटर तो हमारा लोकल मशीन होता है ना? ये सर्वर तो होता नहीं है। तो कंप्यूटर पर अगर आपने सर्वर साइड कोई लैंग्वेज रन करना है तो दो तरीके होते हैं, एक या तो आपके पास सर्वर का एक्सेस हो, यानी कि हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए अपनी, और एक डोमेन नेम। दूसरा, भाई मेरा बजट नहीं है भी खर्चा करने का, है ना? तो हम क्या करेंगे, अपनी इस लोकल मशीन को सर्वर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो उसके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि देखता हूँ, अगर मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ PHP अगर होगा तो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, अवेलेबल है। ये फाइल हमने अपनी ओपन करी यहाँ पर, इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से और VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे एक न्यू बनाएंगे अपना, और उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मशीन को सर्वर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना? तो देखो नोटपैड पे समझाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। एक ब्लैंक नोटपैड बनाइए,
एक होता है जैम्प, ठीक है, एक होता है वैम्प, एक होता है मैम्प, और एक होता है लैम्प, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी लोकल मशीन को, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर को कन्वर्ट कर लेते हैं एक सर्वर के अंदर, और ये हमें एक सर्वर एनवायरनमेंट ऑफर करता है। सो जैम्प में जो हम लोग एक्स देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, मैकिन्टोश हो, ये तीनों के लिए आता है, इसलिए इसका क्या लिखा है एक्स। बाकी इसमें AMPP यहाँ पर लिखा हुआ है, अपाचे माइस्क्यूएल PHP पर्ल, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ जैम्प। फिर क्या है वैम्प, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर विंडोज, ये क्या है विंडो अपाचे माइस्क्यूएल PHP। सेकंड क्या है मैम, थर्ड ये मैकिन्टोश है, मैक अपाचे माइस्क्यूएल PHP, एंड लास्ट वन इज ए लैम्प, इसको बोलते हैं लिनक्स अपाचे माइस्क्यूएल PHP। यानी कि लैपटॉप जो मार्केट से लेने जाते हैं तो एक आता है विंडो बेस, एक आता है डॉस बेस, एक आता है उबंटू बेस। उबंटू जो होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिनक्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में फ्री तो मैं बता नहीं हूँ यार अभी, तो बताओ क्या पूछना है। अच्छा भी करने वाले हो क्या स्टार्ट? अच्छा, मतलब इसी मंथ में 18 के बाद स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरा नंबर ले लो, मैं एक बार तुम्हें उस पर गाइड कर दूँगा। 9911 310 178, अभिषेक त्यागी, ठीक है। तो ये हमारे पास चार मेथड्स अवेलेबल हैं। तो हम कौन से वाले बंदे हैं, विंडो वाले, है ना, हम तो विंडो चला रहे हैं ना। तो विंडो वाला वैम्प इंस्टॉल करता है, मैक वाला मैम्प इंस्टॉल करता है, लिनक्स वाला लैम्प इंस्टॉल करता है, और ये वाला कोई भी डाल सकता है। तो हम सबसे ऊपर वाला यूज़ करेंगे विच इज़ जैम्प, ये सबसे एडवांस है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ से ओपन कर लेना है गूगल, और यहाँ पे जाके लिखेंगे डाउनलोड जैम्प, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जैम्प फॉर विंडो, फॉर लिनक्स, फॉर OS X आपको यहाँ पर मिल गया, तीनों के लिए आ गया, ठीक है। हम कौन से वाले, विंडो वाले, तो आपने विंडो वाला ऑप्शन यूज़ करेगा। तो इसमें आप देखेंगे 3 वर्जन आपको दिखाई देंगे, एक जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और 2 आपको पुरानी वर्जन इसमें मिलेंगे। मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन होता है कि ओल्डर वन के साथ जाइए, इससे बेनिफिट ये होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये बीटा फेज में है, ठीक है, और ये उससे पहले वाला वर्जन है। इससे क्या होगा, इसमें कोई एरर आएगा ही नहीं आपको किसी भी तरह का। जनरली जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हमारा मन करता है कंप्यूटर में जो भी चीज़ हो सब एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर झेले ना झेले वो बाद में कहते हैं यार चल नहीं रहा, क्यों नहीं चला कि भाई, और जैसे कंप्यूटर ले रखा 6th जनरेशन और ख्वाहिश है विंडो 11 की, तो कैसे होगा, और चला लोगे तो सारे फीचर नहीं यूज़ कर पाओगे, है ना। तो इसलिए अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा 2 वर्जन नीचे चलना है, तो अपने को कोई दिक्कत अगर फेस करने के लिए मिले, ऐसे आएगा इसमें भी नहीं, बट 1% हो सकता है कि क्रैश कर जाए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका तो सही चलता है तो मेरा क्रैश कर जाता है, क्यों करता है, क्योंकि भाई तुम चलाई वो चीज़ है जो स्टेबल ही नहीं है अभी, है ना। तो स्टेबल वाला जो वर्जन है आपका वो पीछे वाला है। तो अपन क्या करना है, यहाँ से जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है 64 बिट। तो अपना जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वो 2 चीज़ में डिवाइड है, वन इज़ 32, सेकेंड इज़ 64 बिट। 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस होता है, 64 बिट मैक्सिमम हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, 32 बिट नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए विंडो XP के बाद विंडोज 7 क्यों लाया गया, क्योंकि XP अगर आज के डेट में कोई बंदा इस मशीन में इंस्टॉल कर लेगा ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इस कंप्यूटर में 16 GB रैम है, लेकिन XP जो है 4 GB से ऊपर अलाउ नहीं करता, ठीक है। वो 4 GB के बाद बाकी के रैम को छोड़ देगा, कहता मुझे नहीं पता तुम्हारे में चाहे कितनी में लगी हो। फिर आया विंडोज 7। विंडोज 7 जो था वो 8 GB से ऊपर सपोर्ट नहीं करता था, तो फिर लाया गया विंडो 8। विंडो 8 जो था वो 16 GB के ऊपर नहीं जाता था, फिर लाया गया विंडो 10। अब चाहे तुम 1 TB रैम लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो मैंने ऐसे ऐसे कंप्यूटर चलाए हुए जहाँ पर 3 टेराबाइट तक की रैम लगी हुई होती है, जो मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कोड को ट्रेन करते हैं कि वो खुद से सीखे। तो गुड़गांव के अंदर से तुम्हें बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो AL ML में वर्क करती हैं, और वहाँ पर इतनी हाई एंड आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे जहाँ पर तुम कहोगे भाई साहब इतनी तो मैंने स्टोरेज नहीं देखी जितनी मैं रैम देख रहा हूँ। तो उन कंपनीज के अंदर जैसे इंजीनियर्स काम कर रहे थे, तो 128 GB रैम बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है उनके लिए, कुछ नहीं है 128 GB। ठीक है, तो हम तो भी 16 GB चला रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया भाई। तो बिट जो होता है, हम चला तो रहे हैं कि 64 बिट विंडो डालेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता। बट बिट का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितना हाई एंड बिट आपके पास अवेलेबल होगा उतना हाई एंड आप कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि गलती से आज तुम्हारा मन किया चलो विंडो कोई छोटा वर्जन डाल देते हैं, और कंप्यूटर तुम चला रहे हो बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, तो कहोगे यार स्पीड नहीं आ रही, ये तो विंडो जबकि बड़ी हल्की है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भाई बाकी की चीज़ तो यूज़ ही नहीं आ रही ना। इसको ऐसा समझो जैसे कि हम एक नॉर्मल कार लेने जाते हैं, उस कार के अंदर स्पीड में कोई लॉक नहीं होता, यानी कि कार की अगर टॉप स्पीड मतलब स्पीडोमीटर हमेशा 180 समथिंग या 220 ऐसे लिखे रहते हैं उसके ऊपर, बट गाड़ी 220 जाती थोड़ी ना है। उसकी एक स्पीड सेट होती है, मैक्सिमम इतने तक जाएगी, इसके बाद वो काम करना बंद कर देगी। जैसे कि अगर एक XUV लेकर आओगे तो वो 160 तक चली जाएगी, हद मार के 200 चली जाएगी, ये नहीं होगा कि 300 हो जाएगी तुम्हारी, है ना। वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है अगर ज़्यादा नंबर लिखे होते हैं ना, और जैसे स्प्लेंडर में लिखा होता है 120, जाती थोड़ी ना। अच्छा चली गई, गलती से तो रुकेगी नहीं इमरजेंसी में, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक व्हीकल आता है हमारा कमर्शियल। मान लो कि आप डिज़ायर लेके आए, वो जाती है 140 50 60 तक आपकी बड़े आराम से। जो कमर्शियल गाड़ी लेकर वो 80 तक जाएगी, उसके बाद जाएगी नहीं आगे, क्यों? उसमें लगा दिया स्पीड गवर्नर, यानी कि सिक्योरिटी ऐड कर दी कि भाई अगर आप पैसेंजर को लेके जा रहे हो, भाई अपनी फैमिली के साथ रिस्क लो ना, दूसरे के साथ क्यों रिस्क ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गाइडलाइन बनाई कि भाई 80 से ऊपर कमर्शियल व्हीकल नहीं जाएगा, उसको वहाँ पर लॉक कर दो। तो क्या होता है कि टैक्सी कभी 80 से ऊपर नहीं जा पाती, जो सिटीज़ वगैरह में चलती हैं। अब जो बाहर वाले होते हैं, ये भी जैसे दिल्ली से कोई उत्तराखंड जाने वाली कोई टैक्सी हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, छेड़छाड़ करके उसको निकाल देते हैं। स्पीड गवर्नर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको वो लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। भाई अगर वो 80 पे चले गए फिर तो पहुँच गए वो। हाँ, तो वो हटवा देते हैं पूछना पापा से, क्योंकि मेरा खुद गाड़ियों का ही बिजनेस है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, 80 का लॉक लगाता है, मैक्स स्पीड लिखा होता है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगी कोई भी गाड़ी कमर्शियल में, तो हटाया जाता है। तो 1 साल के बाद जो आपकी वारंटी वाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप रिस्क लो, निकाल लो, मतलब हटाने। बट अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अच्छा माइलेज अगर आपने निकालना, तो 80 की स्पीड कम नहीं होती। आप 120 भगा रहे हो, 80 वाला तो फिर से चेज कर लेगा आके, क्योंकि उसके उसमें तो बाई डिफ़ॉल्ट क्रूज़ कंट्रोल हो गया ना लगा हुआ, और तुम जब पैडल करोगे तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो समझ में आया? यानी कि बिट का ये रोल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में। डाउनलोड जब आप इसको करोगे यहाँ से, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, फटाफट से डाउनलोड हो जाता है। इधर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। 144 MB सीधे आपने यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और ये अपना आ जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। जब आप पहली बार इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव को चूज़ करता है। जैसे आप यहाँ देखो, मेरे सी ड्राइव में जैम्प इंस्टॉल है ना। चॉइस है मेरी कि अगर मेरे पास कोई दूसरी ड्राइव है तो मैं उसमें भी डाल सकता हूँ। मेरे पास डी ड्राइव में भी जैम्प है। अब सी और डी क्या चूज़ करें, क्या बेहतर है? दोनों ही अपनी जगह पर सही है। अगर आपकी डी ड्राइव भी SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो डी में डाल दो। अगर आपकी डी ड्राइव हार्ड डिस्क है, जो जिसमें डिस्क होती है, तो ये डेटा को स्लो प्रोसेस करेगा। तो यानी कि आप जब भी सर्वर चलाओगे वो ऐसे लगेगा जैसे नेट से चल के आ रहा है डेटा, जबकि चल पाने कंप्यूटर में रहा है। और अगर सी ड्राइव में डालोगे, सी ड्राइव आपकी जनरली आज की डेट में SSD होती है, या अब तो SSD से ऊपर भी NVMe आ चुकी है, तो वो और फास्ट चलती है, क्योंकि वो रैम की तरह होती है, पतली सी हार्ड ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, NVMe SSD, तो ये ऐसी होती है रैम जैसी, क्या कह रहा है,
या पैसों में जाना कि 690 रुपये की मिल जाएगी, गलत लिखा हुआ है, ये मीशो का रेट है। तो इस पे भरोसा मत करना, पता चला तुम्हें बेवकूफ़ बना देगी, या पैसे ये होता है इसके, ठीक है। तो ये देख रहे हो बिल्कुल रैम जैसे इसका लुक एंड फील है। तो ये जितने भी 9th जनरेशन बाद के कंप्यूटर आए ना उसमें लगती है, ठीक है। तो आज की डेट में जो इतने कॉम्पैक्ट से लैपटॉप्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अंदर स्टोरेज इतनी अमेजिंग जो आ गई, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो अब SSD का भी ट्रेंड गया, अब ये चल रहा है, और ये SSD से भी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो जैसे एक बंदा हार्ड वो चला रहा हो, क्या कहते हैं, 100 cc वाली बाइक, उसको 150 cc वाली दे दो, उसको अलग ही फील आएगा, भाई कुछ पिकअप में दम है। उसके बाद उसको एक अपाचे पकड़ा दो 350 cc, तो क्या भाई ये तो तूफान है एकदम। तो ये वैसे कुछ डिफरेंस देता है आपको। तो हार्ड डिस्क चलाने वाला बंदा जो SSD पर आता है, उसका कंप्यूटर बहुत फास्ट रहता है, कंप्यूटर हार्डली 2 से 3 सेकंड में रीस्टार्ट। इसमें ऐसा होता है ब्लिंक की तरह, रीस्टार्ट एकदम ऑन, पता ही नहीं लगता, इतना फास्ट चलता है। बशर्ते इसमें कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग हार्ड ड्राइव लेने जाते हैं तो हमें हार्ड ड्राइव के अलग अलग कलर आते हैं, जैसे कि देख रहे हो पैसे बढ़ गए, मैं ग्रीन में गया, इधर पैसे घट गए। तो हार्डवेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो हमें इसकी भी समझ होनी चाहिए कि किस कलर का क्या मतलब है, समझ गए ना। अब मान लो कि तुम्हारा काम है बहुत हाई फाई प्रोसेसिंग का, तो ग्रीन तुम्हारे लिए नहीं बनी। ग्रीन हम लोगों ने जिनका बेसिक सा काम है, मतलब MS ऑफिस वगैरह खोल के डेटा एंट्री वगैरह करने का काम है, तो वो लोग चला लो इसको। अभी मेरा काम है भी बहुत हाई लेवल पर प्रोसेसिंग का, तो ये हार्ड ड्राइव वैसे तो फास्ट है, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना बढ़िया आउटपुट नहीं देगी। मतलब तुम इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो यार, जब लगाई थी तब तो मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में स्लो हुई, ठीक है। तो दूसरा कलर क्या है, ब्लू। आगे चलते हैं, शायद और कोई कलर भी आपको दिख जाए इसके अंदर, ब्लैक भी आती है इसमें, पर्पल भी आती है इसके अंदर। तो जैसे जनरली एक ये कौन है, एक मिनट रुकना जरा यार, एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ब्लैक दिखाई दे रही है, तो भाई हार्ड ड्राइव के जो पैसे होते हैं वो इन्हीं के हिसाब से होता है, ये सबसे सुपर लेवल की आती है, ठीक है। क्या हो गया, WDD, अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लू, ब्लैक, रेड, पर्पल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सर्विलांस दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ क्या लिखा है, सर्विलांस हार्ड ड्राइव। ये क्या लिखा है, डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव। ये क्या लिखा है, PC, ये NAS, ठीक है। जहाँ पर आपको डेटा बहुत हाई स्पीड में रीड और राइट करना हो, जहाँ पर सर्वर वगैरह बनते हैं, वहाँ पर इसको लगाते हैं, क्योंकि सर्वर तो एक बार चल गया बंद नहीं होता फिर। जैसे आपकी होस्टिंग जो होती है, तुमने बंद कर दिया, पता चला अगले बंदे का धंधा डाउन हो गया, है ना। तो सबका रोल समझ में आ गया। तो ये इनका सबका काम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन का कहीं कोई जिक्र दिखाई दे रहा है तुम्हें इसमें, सबसे थर्ड क्लास हार्ड ड्राइव होती है ग्रीन, जो हम लोग खरीद के ले आते हैं। अरे ये तो सबसे बढ़िया, क्योंकि CCTV कैमरा बंद थोड़ी ना होता, तो एक बार चल रहा है चलता ही रहता है वो, तो वो डेटा स्ट्रीम करता रहता है, समझ गए ना। तो लेकिन ये कंप्यूटर पे यूज़ नहीं करते लोग। कंप्यूटर में क्या चलती है, या तो ये, या फिर डेस्कटॉप में ये जो प्रॉपर मतलब कंपनीज के होते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पर सबसे बड़े लोग फॉल्ट करते हैं। क्योंकि भाई i7 लिया, हार्ड ड्राइव गलत है तो डेटा स्लो चल रहेगा, तो तुम कहोगे जी i7 मेरा बढ़िया काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारा हार्ड ड्राइव गलत है। हम तो बस क्या देख रहे थे, लेते के टाइम पे भाई सस्ता क्या है वो बताओ। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको समझो ध्यान से, क्योंकि वही सेम कंप्यूटर आपको 30,000 में मिल जाएगा, वही सेम कंप्यूटर आपको 2-3 लाख में मिला, तो कुछ तो फ़र्क होगा ना, ये चीज़ है। तो हार्ड ड्राइव का गेम जनरली लोगों को पता होता नहीं है, लेकिन हम चला रहे होते हैं। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा, तुम आगे से ध्यान रखो, तुम्हें कलर से पता चल जाएगा भाई साहब कितना दमदार हार्ड ड्राइव है।
अब तुम कभी नहीं भूलोगे। तो डेवलपमेंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि फास्ट प्रोसेसिंग हो, ठीक है, तो ये देख रहे हो सबका लिखा हुआ है, सीसीटीवी, ऑफिस, रेड, डब्ल्यूडी, और ये वेस्टर्न डिजिटल का जो सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट होता है वो रेड चलती है सर्वर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके कलर हैं, डिफरेंस ऑफ डब्ल्यूडी एचडी बाय कलर। वैसे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट था बट बिट का जिक्र है तो इसलिए मैंने समझा दिया, कुछ सीखने के लिए मिल गया है ना। चल, तो ये डाउनलोड मेरे ख्याल से हो चुका होगा तब तक, जब तक हमने चर्चा की है। आईडीएम पे जाके देखते हैं। यस, ये अपना डाउनलोड हो गया। अब इंस्टॉलेशन अगर मैं इसका आपको करके दिखाऊं, तो जैसे डी ड्राइव में मेरे पास ऑलरेडी जैम्प है, मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ सर्वर के नाम से। यहाँ पर मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ, वो इसलिए करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चले क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस आपसे पूछेगा नेक्स्ट प्रीवियस करने पर। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, इसमें ओपन करेंगे इसको। आज मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, राइट क्लिक करो तो लेफ्ट क्लिक कर रहा है, लेफ्ट क्लिक करो तो राइट क्लिक करो, उल्टा ही चल रहा है बस। तो यहाँ से इसको हम लोग बोलेंगे जाके ओपन फोल्डर, डबल टैप करेंगे, क्लिक ऑन यस। अब ये आपको पहली बार में कुछ ना इस तरह का मैसेज पॉप करेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहता है कि इम्पोर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएसी ऑन योर सिस्टम सम फंक्शंस ऑफ XAMPP आर पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड विद यूएसी प्लीज अवॉइड टू इंस्टॉल XAMPP टू सी ड्राइव, जो कि सी ड्राइव में क्या होती है, परमिशंस होती है। अब ये चक्कर क्या है, इसको ज़्यादा समझते हैं। देखो, आपके घर का कंप्यूटर होगा तो इस पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कंप्यूटर में मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे वंदना मैडम का भी है, मेरा भी है, तो एडमिन अकाउंट नहीं हुआ ना। एडमिन अकाउंट पे सारी परमिशन होती है। जो चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उन पे सारी परमिशन हमें खोलनी पड़ती है, किसको कितनी कितनी परमिशन देनी है। तो इसलिए ये मुझे क्या कह रहा है, अगर ऐसा कुछ पॉप आता है तो सी ड्राइव में मत डालो, डी ड्राइव में डालो, ठीक है। तो डी पे क्या होगा, कोई परमिशन काम ही नहीं करेगी, है ना, क्योंकि डी परमिशन से बाहर है। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर है वो परमिशन का पार्ट है, डी ड्राइव परमिशन का पार्ट नहीं होता हमारा। हमने बोला ओके, हम ऐसे क्या करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना अपने को, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला था कि सी लेता है, डाल दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं तुम्हें। बट हम फिलहाल जाएंगे कहाँ पर, डी ड्राइव में, और हमने एक फोल्डर अपना क्या बनाया था, सर्वर। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। लैंग्वेज क्या रखनी है आपको, इंग्लिश और डच, दो लैंग्वेज मिलेंगी, इंग्लिश में कीजिएगा। और यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, बस अपनी ड्राइव चूज़ करनी कहाँ डालना है, दैट्स इट। एक जो पॉपअप आता है वो मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर पे ना आए, कल को जब आप किसी कंपनी में जाके काम करो वहाँ पर आ जाए और तुमको भाई ये क्या आ रहा है, भाई मेरे वाले में तो नहीं आता था। तो तुम्हें ध्यान से अगर उसको पढ़ोगे तो वो कुछ आपको परमिशंस का गेम बता रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तुम्हें से किसी का क्रिएटिव माइंड का रजिस्ट्रेशन रहा तो नहीं ना, सभी का हो गया।
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। Done. So setup has finished installing XAMPP on your computer. Do you want to start the control panel now? तो अगर आप जैसे फिनिश करेंगे आपका सी पैनल इसका ऑन हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा वर्जन आ गया XAMPP का। अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज एंड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, जैसे कि अपाचे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि XAMPP जो है वो सर्वर होता है, बट सर्वर जो होता है वो कौन होता है? अपाचे। आपके जो कंप्यूटर में सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो अपाचे मॉड्यूल होता है, जिससे बनता है सर्वर। इंटरव्यू कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर लोकल मशीन में अगर सर्वर बनाना हो तो सर्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हम बड़े बिंदास एकदम वन में बोलते हैं, या जिसने वैम पढ़ा वो वैम बोल देगा, जिसने XAMPP पढ़ा वो XAMPP बोल देगा। तो इंटरव्यूअर कई बार हंसने लग जाता है तुम्हारे इस आंसर में। वो कहते हैं भाई XAMPP जो है वो क्या है? एक बंडल है सर्विसेज का, जिसके अंदर अपाचे अपना एक रोल प्ले करता है। बोलता है एक्स स्टैंड फॉर एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ए स्टैंड फॉर अपाचे, पी स्टैंड फॉर PHP एंड पर्ल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अपाचे को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप अपाचे स्टार्ट करोगे तो ये कहेगा कि भाई विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज़ ब्लॉक्ड सम फीचर ऑफ दिस ऐप। आपने इसको बोलना है अलाउ एक्सेस, क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक आपका पोर्ट नहीं खुलेगा। अब जैसे हम लोग इसको अलाउ करेंगे हमारा पोर्ट एक्टिव हो गया। तो ये हमें बता रहे हैं कि पोर्ट 80 और 443 के ऊपर हमारा ये चल रहा है। ठीक है, अब ये पोर्ट 80 क्या है? दिस इज अ प्रोटोकॉल, यानी कि जब भी हम लोग नेट पर काम करते हैं तो हमारे अलग अलग चीज़ों के काम करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। जैसे भाई हमारा सक्सेस का पोर्ट क्या होता है? 200 है ना? तो सीख जाओगे आगे धीरे धीरे, उसको चीज़ें पता है, तुम्हें सीखनी है अभी धीरे धीरे। तो पोर्ट 80 पर बाय डिफॉल्ट हमारा लोकल मशीन का सर्वर वर्क करता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, पोर्ट 80 अब तो खैर नहीं होता, पहले के टाइम में बड़े चैलेंजेस आते हैं 2005 से लेकर 10 तक की अगर बात करते हैं, क्योंकि दैट टाइम व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। सो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्काइप कॉल का यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। और स्काइप जो होता था हमारे कंप्यूटर वो भी पोर्ट 80 पर ही चलता था। अब किसी ने स्काइप चला लिया और साथ में अगर उसने अपना वैम चला लिया, XAMPP चला लिया, वो चलता ही नहीं था, बंदा परेशान, भाई एरर आ रहा है बार बार। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम कंप्यूटर में ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड मतलब ये कि हमें दिक्कत आ रही है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, दिक्कत है क्या, है ना? कहते यार चल नहीं रहा है, पता नहीं एरर तो पढ़ना चाहते ही नहीं हम तो ये चाहते हैं कंप्यूटर हम कुछ करें वो सक्सेसफुली हो, सही हो। जैसे अभी एक पॉप आया था, उस पॉप का एग्जैक्ट मतलब क्या था? वो ये था कि भाई वो कह रहे हैं कि C ड्राइव में मत डालो, कुछ परमिशंस लगी हुई, D ड्राइव में डाल लो उसको, है ना? तो एरर को पढ़ो जरूर। अगर एरर को पढ़ोगे, अगर तुम्हें समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता कॉपी करके गूगल पर डाल दो, वहाँ से तुम्हें इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगी भाई प्रॉब्लम है किस चीज़ का। तो अगर ये आपका ग्रीन में आ रहा है इट मीन्स कि सक्सेसफुली चल चुका है। अगर ग्रीन नहीं आ रहा है, ये आपका लाइट रेड कलर में आ रहा है, इट मीन्स कि ये काम नहीं गया, यहाँ पर लिखा आ जाएगा एरर। अभी फिलहाल मेरा सक्सेसफुली चल रहा है। अब यहाँ से अगर आपको अपना ब्राउज़र में इसको रन करना है तो हम यहाँ से एडमिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट पे हमारा यहाँ पर क्या लिखा है? डैशबोर्ड। ठीक है, तो XAMPP पे अब आप यहाँ पर देखोगे अपाचे प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस पर्ल, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ XAMPP। ठीक है, X की फुल फॉर्म नहीं आती, X स्टैंड फॉर एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, A बोले तो अपाचे, M बोले तो MariaDB, P स्टैंड फॉर PHP, लास्ट P स्टैंड फॉर पर्ल। तो इस तरह से आपका XAMPP की फुल फॉर्म निकल के आती है। अब हमें यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन चेक करना, भाई PHP की हमारी इन्फॉर्मेशन क्या, ताकि पूरी PHP INI जो फाइल होती है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, कुछ भी चेंजेस करने वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि कब इसके अंदर जाके आपको चेंजेस वगैरह करने की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, दूसरा आपको अगर अपना डेटाबेस चलाना हो तो यहाँ पर क्या लिखा है? PHP my admin, तो आपका बैकएंड खुल जाएगा। फिलहाल जब तक हम लोग बैकएंड पे काम नहीं करें तो अभी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है हमें।
अभी सिर्फ और सिर्फ PHP की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमने सर्वर के फोल्डर में जब लोग आते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा पूरा जैम यहाँ पर डला हुआ है आपका, ठीक है। वैसे तो जैम का फोल्डर बनता है, बट मैंने फोल्डर नेम क्या रख दिया था, सर्वर, तो मेरा सर्वर बन गया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पर तो वो है ही नहीं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल है। क्या मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है। ये इसकी खुद की अपनी सपोर्ट फाइल है। हमारा काम होता है सीधे htdocs के अंदर। आपको htdocs में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ दिखाई देगा, डैशबोर्ड, इमेज, वेबलाइजर, जैम्प, और यहाँ से कुछ इस तरह की फाइल्स। ये जितना आप यहाँ देख रहे हो यही सारा डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है ना। मैं यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना देता हूँ। हमारा बैच टाइम क्या है? 10:30 to 12, ठीक है। हमने लिखा 10:30 to 12 और मंथ चल रहा है जुलाई 24 और आज डेट हो गई है 11 जुलाई 2024। अब ये हम लोग यहाँ कैसे ढूंढेंगे? तो आपने डैशबोर्ड को रिमूव करना है, एंटर करना है। तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे लेकर आएगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड पर जब हम लोग यहाँ इस जगह पर हैं तो यहाँ पर क्या कौन सी फाइल है? इंडेक्स। इंडेक्स फाइल का यही काम होता है कि वो रूट को नहीं खोलेगा, वो उस फाइल को खोलेगा जिससे आपकी वेबसाइट शुरू होती है। बट हमें कहाँ जाना है? इसके अंदर। तो भाई एक ही तरीका बचता है, जाके लिखो खुद से, सही लिखना 10:30 to 12 और हमने यहाँ से करा एंटर। डायरेक्टरी खुल गई हमारी जुलाई, इसके अंदर हम यहाँ पर आ गए। अब जो भी आप फाइलें बनाओगे वो आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। तो VS कोड में आएंगे, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर ओपन फोल्डर के अंदर आप यहाँ जाओगे। कौन सा फोल्डर था? D ड्राइव, सर्वर, htdocs, सेलेक्ट फोल्डर, तो हमारा पूरा आ गया इधर। अब मान लो कि आपने यहाँ से एक फाइल बनाई, ठीक है। हम यहाँ पर जाके एक फाइल बनाते हैं। अभी PHP नहीं पढ़ रहे हम लोग, जो अभी तक आप HTML से पढ़ गए उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट जब बना रहे होते हैं कुछ भी, तो हम लोग पेज का नेम ना इंडेक्स नहीं लिखते, हम कुछ भी रख देते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया welcome.html और यहाँ पर जाके मैं फ़िलहाल बूटस्ट्रैप डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर जाके अपना नैबा डाल देता हूँ और यहाँ से आपको लाइव सर्वर ऑन नहीं करना है, आपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो welcome.html फाइल दिखाई दे रही है, क्लिक करेंगे, फाइल खुल गई, ड्रॉप डाउन वगैरह सब काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। बट हम ये चाहते थे कि भाई अगर ये मेरा होम पेज है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो मान लो कि आपके पास मल्टीपल पेज हैं, जैसे कि services.html, मेक श्योर करेंगे सेम फोल्डर में हो चाहिए, ठीक है। यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग हेडिंग डिफाइन कर देते हैं सर्विसेज। इसे हमने सेव एज किया अबाउट पोर्टफोलियो एग्जाम्पल। रिफ्रेश किया, सारे पेज आ रहे हैं। लेकिन हमारी वेबसाइट हम ये चाहते हैं कि वो शुरू हो किससे? इस वाले से, लेकिन ये शुरू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी फाइल का नेम गलत डिफाइन किया हुआ है। जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसका नेम ध्यान रखना इंडेक्स ही होता है। अगर इंडेक्स होगा तो आप जब ब्राउजर में चेक करेंगे, अब देखो मैं इस लोकेशन को रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या दिखता है? वेबसाइट स्टार्ट हो गई। तो समझ में आया? मान लो तुमने 10 पेज की 20 पेज की कोई वेबसाइट बनाई किसी क्लाइंट की। अब बंदा लिख रहा है अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम www.xyz.com, वेबसाइट नहीं खुल रही, पूरा फोल्डर खुल रहा है उसका। तो भाई फोल्डर खोल के मुझे क्या करना है? मेरे को तो यूजर को वेबसाइट पर चलाना है ना। क्यों नहीं चल रही वेबसाइट? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का नेम इंडेक्स से शुरू नहीं किया है। और समझा? इंडेक्स जो होता है इंपॉर्टेंट,
जब हम लोग सीखते थे तो हम लोग हर बार इंडेक्स ही बनाते थे फाइल। उसके पीछे का पर्पस ये था, जो कि हमें डेवलपमेंट में आके प्रैक्टिकली समझ में आता है, क्योंकि वहाँ होस्टिंग तो हम लोग करते नहीं है। अब यहाँ पर एक तरह से सर्वर जो है बिल्कुल वेबसाइट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो मानी जाती है विच इज़ इंडेक्स। दूसरा, अगर आप इंडेक्स नाम नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट अपने पेज का नेम होम जरूर रखना। अब देखना, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तब भी ये चल रहा है, समझ गए? होम से चल जाता है, लेकिन मेरी तरफ से होम रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा आप इंडेक्स ही डिफाइन करें। अब इंडेक्स ही क्यों? आप जब कोई बुक पढ़ते थे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो सबसे पहले क्या आता है बुक के पहला जब पेपर पलटते हो? टेबल ऑफ इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ इंडेक्स जो होता है प्रैक्टिकली हमें ये बताता है कि भाई इस बुक में नंबर ऑफ कितने चैप्टर्स हैं। उसी तरह से एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज यूजर एंड यूजर को ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है। अब जब वो दिखेगा नहीं तो यूजर वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो लैंडिंग पेज का या इंडेक्स पेज का पर्पस समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो हमने क्या नाम रखना है, ध्यान रखना है, वेबसाइट जहां से शुरू करना चाहते हो वो इंडेक्स होगा। तो अभी हम लोग ने देखा, क्योंकि अभी तो हम लोग HTML CSS पढ़ के आए तो हमने रखा .html। अब आपको यही फाइल जो बनानी है .php से बनानी है, क्योंकि अब हम लोग PHP पढ़ रहे हैं। तो PHP में .html नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग डेवलपर बनने वाले हो, है ना? तो HTML भूल जाओ, HTML चलेगा लेकिन .html फाइल नहीं बनेगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे फाइल, इन सबको डिलीट, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेंगे अपनी। फिलहाल मैं नाम डिफरेंट रखूंगा ताकि हमें सारी फाइलें दिखें। हमने यहाँ पर इसका नेम रख दिया अगेन welcome डॉट php। यहाँ जाके लिखेंगे HTML5, ठीक है, हमारी बॉयलर प्लेट आ गई है। इसके अंदर में लिखा H1, जिसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लाइक योर साइट। अभी मैं कोई CSS वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल प्लेन HTML, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पुराने एग्जाम्पल से कनेक्ट करना ताकि आप गलतियाँ ना करें, ठीक है। हमने क्या लिखा, योर साइट कहाँ पर है, सेंटर में है। हमने लिखा अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल टू सेंटर। इसके बाद हमने एक HR डाल दिया यहाँ पर। इसका हम लोगों ने एक पैराग्राफ बना लिया। यहाँ पर हमने लिखा होम सर्विसेज अबाउट अस पोर्टफोलियो एंड कॉन्टेक्ट अस। फिर हमने यहाँ पर ये जितना पार्ट है इसको अलाइन करके कहाँ ले जाएंगे, राइट में, ठीक है। अब ये जितने भी हैं इसका हम लोग क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। इसका नेम हम लोग क्या रखेंगे एक्चुअल में, index.php, और इसको आप इसके अंदर रखेंगे। इसी तरह से हम एक और लिंक बनाएंगे, ये क्या होगा, services.php। यहाँ पर सर्विसेज आ जाएगा, यहाँ पर ए टैग about.php, ए टैग portfolio.php, and last is contact.php। सब डिफाइन कर दिया हमने। इसके बाद हमें लिखते हैं H2 में लिखा होम कंटेंट अलाइन इक्वल टू सेंटर। फिर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर में लिखा अलाइन बोले तो जस्टिफाई, और यहाँ पर जाकर हमारा मैटर कॉल कर देंगे। फिर लिखेंगे HR, फिर लिखेंगे अगेन P, जिसमें अलाइन हम लोग यूज करेंगे सेंटर, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे M% कॉपी (1996) से लेके 2004, ऑल राइट्स रिजर्व। योर वेबसाइट नेम डॉट
वेबसाइट होगी वो नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इसमें कोई लिंक नहीं लगाते, छोड़ दें ऐसे। तो फोटोशॉप में खुला हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेंगे। कंट्रोल N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, प्रेस T फॉर टेक्स्ट टूल, यहाँ से टाइप में आएंगे, मैटर कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर मैटर कुछ कॉल कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सर्वर पर आएंगे, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये फाइल हमने कहाँ बनाई है, ये बाहर निकल गई है सर्वर से, इसको इसके अंदर डाल देना है। अब जब आप यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये फाइल दिखाई दे रही है हमें, इस तरह से कुछ बन के आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वेलकम, इस तरह से एक पेज बना लेते हैं, सर्विसेज अपना PHP बन जाएगा, क्योंकि आपने जिस पेज को लिया होता है यहाँ पर एक्सटेंशन लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है VS कोड के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्विसेज कंटेंट, ठीक है। चाहो तो टाइटल भी अपडेट कर लो, सर्विसेज पेज, यहाँ लिख देंगे वेलकम पेज। इसी तरह से सेव एज करते जाओ। अबाउट नाम वही रखना है जिस नाम से आपने लिंक बनाए हैं, ठीक है। यहाँ जो मर्जी लिखो, अबाउट लिखो, अबाउटर्स लिखो, नेक्स्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। ये सारा काम हमने कर दिया। ऊपर रिफ्रेश करेंगे, चला के देखो, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, होम। होम पर हमने क्लिक किया तो हमने उस नाम से जो फाइल डिफाइन की थी, तो इसलिए हमें ये एरर हमें थ्रो कर रहा है। बट बंदा तो ऐसे लिखेगा ना www जो भी वेबसाइट का नेम होगा, तो हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर फाइल से। वो हो नहीं रही, क्यों, क्योंकि हमारा फाइल का नेम गलत है। अगर मैं इंडेक्स रख दूंगा तो मेरा वेबसाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। चलो कर देते हैं, ये मैंने आपको वहाँ पर पेज दिखाने के लिए रखा था इस तरह से। अभी अपन जब यहाँ फोल्डर रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल वही काम जो आपने HTML में किया था, वही सेम काम PHP में काम कर रहे हैं। क्या मैंने कहीं पर कोई PHP का सिंटैक्स यूज किया इसके अंदर, एक भी कुछ भी नहीं है, बस फाइल का नाम .php है, बाकी और कुछ भी PHP नहीं है। अब हम बात करेंगे PHP के मैजिक की, क्योंकि PHP हमारे काम को कैसे आसान बनाता है और इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। आप आज की क्लास में PHP में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, ठीक है, सिर्फ एक क्लास से। बाकी की जो प्रॉपर्टी है उससे आपका काम ये होगा कि भाई आपको अगर कहीं लॉजिक लगाने हो, कुछ करना हो, वो चीज़ों में हेल्प होगी आपको। तो अब मान लो कि हमने 5 पेज की वेबसाइट बना ली, ठीक है, बहुत आसान है यहाँ तक का काम। अब मान लो कि आपका क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरे को एक पेज की और ज़रूरत है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और वो नया पेज कौन सा है, blog.php। PHP तो अपना लगा लेगा, मैंने ब्लॉग लिख दिया, लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको जाके नेम दिया ब्लॉग पेज। आज के में हर एक साइड में ब्लॉग रहता है, हमने क्या लिखा, ब्लॉग कंटेंट, गलत जगह डाल दिया, यहाँ लिखा, ठीक है। बंद कर दो। अब यहाँ रिफ्रेश करो तो या तो 5 ही पेज आ रहे हैं, ब्लॉग का तो है नहीं, तो या तो मैं यहाँ जाके ऐसे सर्च करूँगा blog.php, तो ब्लॉग का पेज आ गया।
तो यानी कि मेरा जो काम हुआ यहाँ पर, जैसे कि जो हमारा दर्द था ना कि भाई अब 5 पेज खोलो, सब में जाके ब्लॉग का लिंक बना के आओ, ये तो करोगे। तो पीएचपी यहाँ पर आपकी कैसे मदद करने वाला है, अब हम वो चीज़ को समझने वाले हैं। तो पीएचपी में जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जैसे हम लोग, तुम क्या यूज़ करते हो, रिएक्ट यूज़ करते हो, तो हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे वेबसाइट को। कहने का मतलब ये कि भले से मैंने होम पेज बनाया, लेकिन होम पेज से मैं यहाँ पर एक नई फाइल जाके बनाऊंगा जिसका नाम होगा header.php। ठीक है, हमने इसको यहाँ रख दिया साथ में। ऐसे ही हम लोग एक और इसकी फाइल बना लेंगे कॉपी करके जिसका नाम होगा footer.php। अब आपका काम है, इंडेक्स फाइल को खोलो, यहाँ से हेडर में जितना लिखा उसको कट करो और header.php में लाके डाल दो। कोई HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज नहीं करना है, सीधे उतना पार्ट जो मुझे हेडर में दिखाना है वही लेके आना है। ठीक है, कर दिया हमने। इसी तरह से हेडर में ही हमारा फुटर भी रखा हुआ है, हमने वहां से फुटर को कट किया और फुटर में लाके फुटर को कॉल कर दिया। तो यानी कि तुम्हारी लैंग्वेज में 2 कंपोनेंट बन गए। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में पीएचपी 2 पेज बन गए। ठीक है, अब जो हमारा होम पेज है, जब मैं यहाँ वेबसाइट में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ना तो कोई हेडर है ना ही कोई फुटर है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पीएचपी में सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन क्लोज। ये है पीएचपी का कोड ब्लॉक, यानी कि ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंक्लूड। इंक्लूड में जाके आप यहाँ पर अपनी फाइल का नेम बताओगे, क्या है, header.php। हमने क्या किया, Ctrl+S, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करते हैं, हमारी वेबसाइट में हेडर ऐड हो गया। इसी तरह से मैंने ये कोड लिया, मुझे सबसे नीचे क्या चाहिए, footer. Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया, फुटर भी आ गया। आसान है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम इतना है कि भाई ये 2 जो कोड है सभी पेज में डालने। जैसे इंडेक्स हो गया हमारा, इंडेक्स का तो मैं क्या बनाया हूँ, क्या सर्विस। तो यहाँ से ये मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और सर्विस वाला ढूंढो भी किधर गया, ये है सर्विस। यहाँ से इन सबको डिलीट करो, मैटर को डालो, इसको कट करके मैं सर्विस से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारा अबाउट, कितने क्या अबाउट, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाकर हमने कोड को प्लेस कर लेना है। लाइन को हम लोग यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की लाइन को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, इसके साथ करेंगे रिप्लेस। फिर क्या हमारा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, लास्ट हमारा क्या है, ब्लॉग। Ctrl+S किया, वापस से अपने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे पहले वेबसाइट चला थे बिल्कुल वैसे ही चलाओ। ये होम है, ये कॉन्टैक्ट है, ये सर्विस है, ये पोर्टफोलियो, ये अबाउट है, बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है। हमने एक पेज बनाया था, उसका नाम क्या था, ब्लॉग, है ना। अब आपका काम पीएचपी ने कैसे आसान किया, हम हेडर फाइल में गए बिल्कुल लास्ट में, और हमने यहाँ पर आके लिखा कि भाई क्लाइंट ने डिमांड किया एक ब्लॉग का पेज बना दो। हमने बोला ठीक है जी, ब्लॉग, और फाइल का लिंक क्या है, blog.php।
PHP। ठीक है, जरा चला के देखो पूरी वेबसाइट, ब्लॉग आ गया सब जगह। अब यही काम अगर आप HTML में करते तो आप सारे पेज खोलते एक एक करके, सब में ब्लॉग लगा के आते। तो PHP ने क्या करा, तुम्हारा काम ऐसे कर दिया मैजिक की तरह। अब तुमसे जितने पेज बोले जाए फटाफट बनाते जाओ। कैटेगरी एक नहीं बनानी है, उसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मेरे पास क्या है, ये पावर है ना। अब तुम ये समझे इस एग्जांपल से कि भाई जो ये फ्लिपकार्ट है, इसका ये सेक्शन पूरा एक्सटर्नल है। कल को फ्लिपकार्ट का मन के भाई टू व्हीलर्स बेचना बंद कर दो, तो 1 मिनट में कोड को कमेंट मारेगा, पूरी वेबसाइट में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर से टू व्हीलर गायब। ये नहीं कि उसको सारे पेज खोलने पड़ेंगे एक एक कि भाई जाके बंद करके आओ। ठीक है, तो ये जितना भी आप मैटर देखते हो ना अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स में, मान लो यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन, वायर हेडफोन, ट्रू वायरलेस, इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी ऐसे ही आ रही हैं एक एक चीज़, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, बट आउटपुट सेम है। इनको जो इन्होंने जिस चीज़ से बनाया इसको, वो है रिएक्ट। रिएक्ट में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेट्स ऑफ कोड जिसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे लैंडिंग पेज में इनका व्यू कुछ ऐसा आता है, जैसे तुम किसी पेज में जाओगे लाइक टी शर्ट्स आएगा सब कुछ वही, लेकिन विजुअल बदल जाएगा, है ना। क्या मेंस के अंदर टी शर्ट वगैरह अब नहीं आ रहे, अभी देखो यहाँ पर टी शर्ट वगैरह सब आ रहे हैं, फॉर्मल शर्ट, जीन्स वगैरह सब कुछ आ रही है इसके अंदर। और अगर मैं लैंडिंग पेज से चलाता हूँ तब भी आप देखो यहीं पहुँचोगे, क्लिक करो, लोड हो रहा है, समझ गए ना। तो ऐसे काम करना होता है। तो यानी कि अभी तक जो हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करते आ रहे थे वो ये था कि आप सेम चीज़ हेडर और फुटर सब पेजेस में डालते आ रहे थे। अब आप PHP में आके वही चीज़ क्या करोगे, अलग कर दोगे। सिर्फ उतना पार्ट जो मुझे जिस पेज पर दिखाना है वही रखोगे इस पेज में, बाकी हेडर फुटर क्या होगा, इंक्लूड करा जाएगा। इंक्लूड से क्या होता है, जब मैं यहाँ ब्राउज़र में देखूँगा तो मैंने PHP कोड लगा दिया, अब जरा Ctrl+U दबा के देखो कहीं कोई PHP है क्या इसमें। ये बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई कहता है कि जरा इसकी जैसी वेबसाइट बनाओ, तो तुम कोड में जाओगे देखो अच्छा यहाँ पर H1 है, फिर HR है, फिर उसके बाद में लिंक लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा तो है ही नहीं। हमने क्या करा, समझ आ रहा है। तो यानी कि एंड यूजर को दिखेगा कि ये HTML है, लेकिन मैंने बनाया पूरा PHP में इसको। कैसे बनाया, इंक्लूड करके। अब एंड यूजर हमारी वेबसाइट को कॉपी करेगा, वो तो इसी कॉन्सेप्ट को लेगा ना। अब कल को उसको नया पेज बनाना होगा, अगर उसको PHP नहीं आता होगा तो वो क्या करेगा, वही सब 5-6 पेज खोलेगा, सब में जा जाके एक करके ऐड करके आएगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तुम्हारे को बोला जाए कि भाई एक नया पेज बनाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ जाओगे, अपनी हेडर फाइल को ओपन करोगे, यहाँ जाके आप लिख दोगे कि भैया लाइक लॉगिन, हमने लिखा a टैग signin.php, हम यहाँ पर गए। अब यहाँ पर आके पूरी वेबसाइट चला लो, जरा जूम आउट करके, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, लॉगिन। लॉगिन का पेज नहीं बनाया इसलिए पेज नहीं आ रहा, पेज बना दोगे तो वो पेज भी आ जाएगा, है ना। तो काम आसान हुआ हमारा। यानी कि जैसे मेरे पास CSS के अंदर पावर आती है कि मेरे पास अगर 10 पेज की कोई वेबसाइट है या 10,000 पेज की है, क्लाइंट बोलता है हेडिंग का कलर बदल दो, एक्सटर्नल अगर जुड़ी होगी तो मैं एक जगह चेंज करूँगा। अब सोचो तुम इंटरनल पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो काम करने में, तो भाई 10,000 पेज खोलो तब जाके तुम्हारी हेडिंग का कलर चेंज होगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी वैसे करते हो, समझे ना। तो इसलिए हमें इस तरह की डायनामिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, जो एक स्टैटिक डिज़ाइनर घंटों लगाता है, हम मिनटों में करते हैं काम। ठीक है, तो मैं इसको जैसे यहाँ पर जाके signin.php इसका नेम कर दूंगा, ये हमारी फाइल बनके तैयार होगी। अब आपको यहाँ पर एरर नहीं रहेगा, और हम इसको यहाँ पर जाके लिख देंगे साइन इन, और यहाँ लिख देते हैं साइन इन पेज, ये लीजिए, ये आपका ब्लॉग, ये आपका लॉगिन, ये आपका कॉन्टैक्ट, इस तरह से। तो आसान है, ठीक है। तो काम इसमें
तो पहली क्लास में आप ये समझिए कि इसमें वेबसाइट को हैंडल कैसे करना है। तो यानी कि बदला कुछ नहीं है, सब कुछ वही है जो आप बूटस्ट्रैप तक मटेरियल तक पढ़ के आए हो, बस अब चीज़ों को इकट्ठे नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। यानी कि हेडर फुटर जो चीज़ें आपको लगता है थ्रू आउट वेबसाइट में एक जैसी रहेंगी, उनको अलग निकाल लो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इतने सेक्शन का जो लोड है हेडर का और पीएचपी का, यानी कोड बार बार रिपीट नहीं होगा, तो यानी कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। रिएक्ट में भी तुम लोग यही काम करते हैं भाई कि कंपोनेंट क्यों बनाते हैं भाई, मुझे 10 जगह यूज़ करना है तो एक बार लिखो, 10 जगह यूज़ करो, इंपोर्ट करा के वहाँ से एक्सपोर्ट करो तो कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है पीएचपी के अंदर, जो कि एक स्टैटिक डिज़ाइनर कभी नहीं कर पाता इस चीज़ को, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब तुम्हारा काम इतना है कि जो भी तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो पीएचपी में भी इसको कन्वर्ट करते चलना साथ ही साथ, तो काम हैंड टू हैंड चलता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी पीएचपी टोटली बेस्ड है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो पीएचपी ये कहता है प्री रिक्विजिट कि अगर मुझे चलाना है, मुझे सीखना है, तो कोई आपको बैकएंड लैंग्वेज पहले से पढ़ के आने की जरूरत नहीं। जैसे कहता है भाई डेवलपर बनना है, सी और सी प्लस प्लस पढ़ लो, पीएचपी कहता है नहीं, कोई भी पढ़ लो मुझे आगे, चाहे वो साइंस का हो बंदा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स हो, बस उसको ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट 3 चीज़ आनी चाहिए। ये 3 चीज़ आती हैं तो मुझे ड्राइव कर सकते हो, अगर ये 3 चीज़ें नहीं आती तो नहीं चला सकते। भाई अभी मुझे बताओ ना, मैंने क्या लिखा है इसमें, HTML तो लिखा पूरा, कुछ और थोड़ी लिखा CSS वगैरह, तो HTML तो बेस हो गया, तो फंडामेंटल अगर क्लियर है तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो यहाँ पर अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई, जो यहाँ आते हैं कहते हैं कि जी हमें डेवलपर बनना है, सीधे पीएचपी पढ़ा दो। अब सीधे तो पीएचपी पढ़ेगा भाई, तो HTML कहाँ लिखेगा ये तो बता, मैं तो पीएचपी पढ़ा दूंगा सीधे ये ले लॉजिक भाई, रेंडर किस पे करेगा, वो होते हैं HTML पे, तो इसलिए HTML पे पढ़ना साथ में जरूरत है। लोग ये चीज़ नहीं समझना चाहते। अब वो जो डेवलपर बनते हैं डायरेक्ट, वो लोग बहुत बेसिक वाला HTML पढ़ते हैं, उन्हें ना तो क्लास लगानी आती, ये हैंडल कैसे करना है क्लास को, उनका ऑर्डर क्या होता है। अब जैसे होता है ना कैस्केडिंग स्टाइल शीट फुल फॉर्म, तो तुम्हें अब कैस्केडिंग का मतलब अभी तक नहीं पता, सच बताओ तो कैस्केडिंग है क्या, बता दो तुम में से अगर किसी को पता हो तो। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि हमारे CSS का ऑर्डर, यानी कि कैस्केडिंग में सबसे पहले ऑर्डर पर आता है इनलाइन, फिर आता है इंटरनल, फिर आता है एक्सटर्नल। अब मान लो कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी वेबसाइट में 2 तरह के CSS चल रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इनलाइन का जिक्र मैं नहीं करूँगा क्योंकि इनलाइन मैं रिकमेंड नहीं करता, यूज़ करें। अब मान लो एक्सटर्नल कोड में बॉडी का कलर क्या है, ग्रीन है, इंटरनल कोड में बॉडी का कलर जो है वो येलो है, तो कौन सा कलर आएगा, इंटरनल में येलो, इसलिए येलो आ जाएगा। लेकिन कब आएगा येलो, अब जरा इसी को मैं कैस्केडिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर जाके एक फाइल बनाई demo.css, ठीक है। क्या लिखा हमने, बॉडी का कलर मैंने यहाँ पर जाके लिखा बैकग्राउंड में, क्या बोला था, ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको कॉल कर देंगे। हमने लिखा स्टाइल शीट href, क्या नाम है, demo.css, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है जी। ध्यान से देखना कौन सा पेज है, इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, होम पेज पर क्लिक करते हैं, हमारा कलर क्या हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक इंटरनल कोड किया, हमने लिखा सेम वही चीज़ बॉडी, बट बैकग्राउंड जो कलर है मेरा, वो मेरा येलो है। तो क्या कलर आएगा, येलो आएगा, अभी येलो ही आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है निराली, हाँ ठीक है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, कौन सा कलर आ गया, येलो आ गया। अब कैस्केडिंग क्या है, यही चीज़ है कि अगर तुमने एक्सटर्नल को इंटरनल के नीचे रखा,
सा कलर आ रहा है, तो इंटरव्यू में यही ट्विस्ट डाल देते हैं। और हमने ये तो पढ़ रखा है कि भाई इंटरनल वाला लोड होगा, अब इंटरव्यू ने ट्विस्ट डाल दिया कि अब ये बताओ कि भाई साहब तुम्हारे स्टाइल के नीचे है एक्सटर्नल, अब कौन सा आएगा? अब तुम तब भी वही श्योर होगे जी इंटरनल ही आएगा, नहीं आएगा। यही तो है कैस्केडिंग, समझ गए? तो कई बार क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल क्लास से इंटरनल में जूझ रहे होते हैं और कोड हमने गलत जगह डाल रखा होता है, और हम सर पीट रहे हैं भाई सब कुछ तो सही है, आ क्यों नहीं रहा? फिर बंदा क्या करता है, दिमाग लगाता है, चलो भाई इंपॉर्टेंट लिख के आते हैं तब जाके हमारा कलर बदलता है। हम यहाँ जाते हैं, इसको कहते हैं कि भाई इसको इम्पोर्टेंट कर दो। अब जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो कौन सा कलर आ रहा है? तो समझ में आ रहा है हमें कितना कुछ सीखना बाकी है ना? तो तुम अब डेवलपर बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं पता चला, पूरा प्रोजेक्ट बड़ा धांसू दे धाकड़ दे धमाल धमाल बना दिया, लेकिन भाई साहब डिज़ाइन में ले पड़े भाई, चीज़ें चल क्यों नहीं रही? तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यही है एक्चुअल में कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि जिस ऑर्डर में लगाओगे वही ऑर्डर चलेगा। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, सारी प्रोग्रामिंग लाइन बाई लाइन ही चलती है, समझ गए? अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो इंटरनल नहीं चलेगा, एक्सटर्नल चलेगा। अगर आपने एक्सटर्नल के नीचे इंटरनल रखा, एक्सटर्नल से जो आ रहा है उसको इंटरनल बदल देगा, समझ गए? तो इस तरह से कैस्केड वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन, बहुत आराम से पढ़ा है, डिटेल में समझ में आया सब बढ़िया से, तो बस बन जाओगे तुम डेवलपर, टेंशन मत लो।